सभी को राम राम नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जी के विद कैलाश पुनिया चैनल पर। चलिए आज हम भारतीय राज व्यवस्था व शासन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और संक्षेप में समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ वीडियो को देखते रहिए और भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित सबसे पहले हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से प्राप्त हुई। कब हुई? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से। अगला प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। और कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे? तीन थे। मुख्य न्यायाधीश एक थे और दो अधीनस्थ। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश चैम्बर स्टीफन और जॉन हाइड। तो सर एलिजा एम्पे सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। तो और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस ग्वेर 1935 के द्वारा की गई, लेकिन स्थापित 1937 में हुआ। और आगे नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता क्या थी? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी और जिनको जिनके विषय दो भागों में बांटे गए थे, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। और 1935 का भारत शासन अधिनियम उसमें जो 1919 के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो प्रांतों से हटा के केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की कर दी गई। अगला प्रश्न है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रवृत्त है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। और भारतीय संविधान का लगभग 70 से 80% भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है 1935 के भारत सरकार अधिनियम का ऋणी है, यानी अधिकतम प्रावधान उसी से लिए गए हैं। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किससे बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें जो बांटे गए हैं विषयों का बंटवारा किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा ही किया गया है। एक संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन का अधिनियम भी 1935 से लिया गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी 1935 से लिया गया है। 1935 के दिनों से स्थापित संघ में अवशेष शक्ति भी गवर्नर जनरल को 1935 के तहत गवर्नर जनरल को थी और अभी है केंद्र सरकार को, अभी जो अपने संविधान में दिया गया उसमें। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान ये महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यानी भारत का बताया, मैंने पहले भी बताया कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। बर्मा भारत से अलग कब हुआ? तो 1935 के अधिनियम के फलस्वरूप ही बर्मा भारत से अलग हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये वही प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो काफी महत्वपूर्ण है और इनमें से परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं। अगला है वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना।
वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले एक निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव किया गया, लेकिन क्रिप्स मिशन में जो भारत को पूर्ण अधिराज्य घोषित नहीं माना गया था, तो क्रिप्स मिशन को मना कर दिया और बाद में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। 1883 में इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। तो जो 1883 का जो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था वो क्या था? जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ, हमने को सबको पता है। तो जो सदस्य थे वो एक प्रतिनिधि संख्या अनुपात में कितने थे? 10 लाख पर एक सदस्य था। तो उस टाइम लगभग भारत की जनसंख्या लगभग हम कह सकते हैं कि 4 करोड़ के लगभग थी। तो 300 इस हिसाब से 389 सदस्य विधान सभा में चुने गए और लगभग हम कह सकते हैं कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक का प्रतिनिधित्व दिया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, जो इनमें सदस्य पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सदस्य है और कौन सा सदस्य नहीं है। तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया, अपने को सबको पता है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। सही है, ये सही बात है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं, ऐसी उसकी कोई सोच नहीं थी, तो ये गलत है। तो इसका क्या है? कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी 1934 में भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा द्वारा की जाएगी। इसके बारे में चर्चा सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में की गई। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य कहां से थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, वहां की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो अत्यधिक वृद्ध सदस्य थे, इन्हीं के आधार पर उनको प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और द्वितीय बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने भी चर्चा की आपके सामने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। यानी हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे वो पास हुए। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो काफी एकदम से सरल से प्रश्न है, ये आप सबको आने चाहिए क्योंकि इनमें से अधिकतर परीक्षाओं में आते रहते हैं और जब परीक्षा में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले तो इनको सरल समझ के छोड़ देते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। ये जो जो संविधान से संबंधित जो संविधान समिति है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति की मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जहां जिस समिति में लगभग संघ का नाम आएगा उसमें जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष होंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का दो, चाहे ड्राफ्ट कमेटी का दो, चाहे मसौदा समिति का दो और चाहे इसको पांडुलेखन समिति का दो। ये प्रारूप समिति 7 सदस्य थे। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे।
जो बी.एन. राव द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान के जो तथ्य उन पर विचार करना प्रारूप समिति का काम था, नहीं कि संविधान बनाना। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे छह अन्य थे, एक वे खुद थे, 7 हो गए ना। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप संविधान सभा का गठन किया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन हुआ है, डेट भी आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव काफी सुलझे हुए व्यक्ति थे और ऑफिसर थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था भारतीय संविधान का, और बी.एन. राव द्वारा ही बाद में बांग्लादेश के संविधान को भी तैयार किया गया था। तो बी.एन. राव काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को कुछ ही अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्या कारण था कि ऐसा 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया और आंशिक रूप से लागू हो गया, लेकिन फिर भी 26 जनवरी की तारीख का इंतजार किया, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मतलब 1930 से इसको हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इस आधार पर 26 जनवरी की तारीख का ऐतिहासिक महत्व रखने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार करना पड़ा। भारतीय संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत का संविधान अंगीकृत व अधिनियमित कब हुआ? 26 नवंबर 49 को। काफी नॉर्मल से प्रश्न है। अंबेडकर का संविधान सभा निर्वाचन कहां से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखिए, पहले बम्बई से हुआ, फिर पहले बम्बई से खड़े हुए और बम्बई से वे हार गए, तो बंगाल से खड़े हुए और बंगाल से वो जीते, बंगाल से सदस्य थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंगाल चला, जो बंगाल जिस क्षेत्र से वे खड़े हुए थे उसका नाम था जैसुर कुर्ला, और वो क्षेत्र चला गया पाकिस्तान। बाद में सभी ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में बी.आर. अम्बेडकर का होना जरूरी है, तो एक सदस्य थे एम जयकर नाम से, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और बम्बई प्रेसिडेंसी से बी.आर. अम्बेडकर को निर्वाचित करके संविधान सभा में भेजा। तो इस प्रकार से संविधान सभा में पहले बंगाल से सदस्य थे और बाद में ये बम्बई से थे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ और मृत्यु को? 1891 में जन्म हुआ और 1956 में मृत्यु हुई थी। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया 1950 में अपनाया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, उसकी भी रचना की। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अपना गया। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत का, ऑस्टिन ने कहा। ये भी काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कई बार परीक्षा में आ गया है। संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन काफी महत्वपूर्ण, बहुत बड़े लेखक हुए हैं। इन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना के रूप में बुक भी लिखी है, एक काफी प्रसिद्ध हुई है वो भी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। हमने एक वीडियो में इसकी चर्चा भी की कि कौन कौन महिला सदस्य थे, उनको क्या क्या रोल था और कहाँ कहाँ से थी। अब आता है संविधान सभा में विदेशी प्रभाव क्या है। मतलब हम कह सकते हैं कि संविधान जो अपना मूल संविधान है वो तो बहुत ही कम है, और इसमें ज्यादातर जो विदेशी प्रावधान है, अच्छे विदेशी प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च है, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हम यूं कहें कि संविधान सर्वोच्च और संविधान का निर्माण उन संविधान सभा ने किया और संविधान सभा जनता द्वारा चुनी गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान
जनता को भी सर्वोच्च कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था आ गया इसका मतलब संविधान। यूं कहें कि भारत भारत में संप्रभु कौन है तो जनता को कहें, लोकतंत्र में तो कोई इतनी शक्ति नहीं होगी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई, अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है न्यायिक पुनरीक्षण। और जो इनका भारत में लागू करने का श्रेय तत्कालीन जस्टिस पीएन भगवती को जाता है। तो वैसे मूल रूप से अमेरिका से लिया गया है ये। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। और जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है भारत में, यानी जो विधायिका द्वारा जो बनाए गए जो कानून है, उन कानूनों की उनका विश्लेषण करते हैं, करने का पावर अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। और अगर वो न्याय संगत नहीं है तो उसको अवैध भी घोषित कर सकती है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन का पावर है, ये ब्रिटिश शासन प्रणाली में नहीं है, क्योंकि ये हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में। तो व्यवस्था सॉरी व्यवस्था न्यायिक पुनर्विलोकन भारत और अमेरिका में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण वो क्या है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो दोनों में सहम है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देना ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची से संबंधित जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और वैसे तो ये भारत में 1935 के अधिनियम से लिए गए थे, लेकिन 1935 का अधिनियम में भी तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इनको कहते हैं, शॉर्ट में इनको डीपीएस भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये राज्य के मौलिक अधिकार है, और ये राज्य बाध्य नहीं है जनता को इनको प्रदान करने के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बड़ा मुख्य प्रश्न ये था। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव व सेवा को प्रतिनिधित्व देने से भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, आयरिश। और जो ये भी जो हम कह सकते हैं कि कला साहित्य और समाज सेवा से 12 सदस्य जो निर्वाचित मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ये भी आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। तो ये है सही सम्मेलन है। मूल अधिकार अमेरिका से हैं, संसद की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी की विमर संविधान से लिया गया है। और डीपीएस भी लिया गया आयरलैंड के संविधान से। विधि का शासन भी इंग्लैंड से लिया गया है, अनुच्छेद 14 के तहत दे रखा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लेगी, राष्ट्रपति की विचारत राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना भी कनाडा से लिया गया। विस्तृत अभिलेख सूची समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, भारत राज्यों का संघ था राज्य अधिक शक्तिहीन है, कनाडा से लिया गया है। ये जो भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो बहुत ही महान और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने जो भी पूरे विश्व में घूम घूम के जो महत्वपूर्ण जो नॉलेज था और संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू किया जा सकता था, उन सबको उन्होंने समाहित किया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो रूस पूर्व में सोवियत संघ कहते थे उसको, उससे लिया गया है मूल कर्तव्यों का विचार। और मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सी समिति के आधार पर अनुच्छेद भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में। और आगे खतन व कारण से संबंधित है, खतन व कारण से संबंधित से भी प्रश्न आते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही बात है, लंबा है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है ऑब्वियसली वही अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो संकल्पना है उससे संबंधित मॉडल है। लेकिन भारतीय संविधान लंबा हो गया इसका कतई ये मतलब नहीं है, कारण ये नहीं है कि ये अमेरिका के मॉडल से लिया गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। व्याख्या तो तब मानी जाती जब खतन कारण पर टिका हुआ होता, आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड होते। भारतीय संविधान में
सम्मिलित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण ली गई, अमेरिका से ली गई, अभी अभी हमने चर्चा की। लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ अमेरिका से, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, जबकि इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान नहीं है। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, इनसे भी परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। अनुच्छेद दे दिए जाते हैं और उनके आगे उत्तर दे दिए जाते हैं, और मिलान करने से संबंधित प्रश्न आ जाता है, तो उससे भी संबंधित हम आज अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान है 400 से अधिक आर्टिकल्स। देखिए भारतीय संविधान में हम तो यूं कह सकते हैं कि लगभग 450 के लगभग आर्टिकल हो गए, लेकिन जो मूल आर्टिकल है वो 395 पे है, और बाकी जब जुड़े हुए वो आगे सब क्लोज लगा के कैपिटल ए कैपिटल बी के नाम से आगे जुड़े हैं। भारतीय संविधान प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, अनुसूची 12। भारतीय संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और आपको पता होगा 9वीं अनुसूची में वे उन विषयों डाल दिया गया जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी वो भी किया जा सकता है। और 10वीं अनुसूची दल बदल 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 1992 93, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो शहरी स्वशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। भारतीय संविधान को कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं। नागरिकता भाग 2 में है। इससे पहले भाग 1 में क्या है? भाग 1 में दे रखा है भारत एक राज्य व संघ होगा, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत एक में भाग 1 में वो दे रखा है अनुच्छेद 1 से 4, और भाग 2 नागरिकता से संबंधित है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और राज्य संविधान का भाग 4 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगर आपको नए राज्य का गठन करना है तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। नागरिकता का बात है तो अनुच्छेद नहीं भाग 2 में है, और मौलिक अधिकार की बात है तो भारतीय संविधान का भाग 3। तो ये मिलान करने से संबंधित प्रश्न इस टाइप के आते हैं। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई, भाग 9 द्वारा संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में चर्चा की गई। देखिए पिछला प्रश्न 3 स्तर 3 सोपान कौन से? जैसे पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 स्तर हो गए भाग 9 के तहत। भारतीय संविधान की अनुसूची में वह अनुसूची जो राज्य की सूची था उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है। पहली अनुसूची देती है कि भारतीय राज्य संघ होगा, और उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, और उसमें किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल कितने? 22, और उसमें पहले में दे रखा है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और दूसरे में राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को छोड़ के अन्य अधिकारियों द्वारा ली जाने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख है। तो इस प्रकार से सभी 22 भागों में अलग अलग सभी याद होने चाहिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सर्जन करना हो तो संविधान की अनुसूची में से जिस एक को संशोधित किया जाना चाहिए वह है पहली अनुसूची। अगर किसी नए राज्य का सर्जन करना हो तो आप पहली अनुसूची के तहत कर सकते हैं। उससे राज्य के से सलाह भी मांगी जाती है, जबकि राज्य की सलाह माननीय मानना राष्ट्रपति के हाथ में है। तो इससे संबंधित ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित, और छठी है जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, और 8वीं है भाषा से संबंधित, और 9वीं है भूमि सुधार से संबंधित। तो ये सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। सही सुमेलित है। 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का विवरण है। 8वीं में 7वीं विधायी शक्तियों का विवरण है। केंद्र सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में चर्चा है। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, और 10वीं में दल बदल जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, 9वीं अनुसूची में किया गया है। और राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, जिसमें लगभग 282 विषयों को डाल दिया गया। उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। लेकिन 2007 के बाद न्यायालय के ऑर्डर ने कहा कि 9वीं अनुसूची में जितने भी मामले हैं वो 1973 से चाहे पहले का हो चाहे बाद का, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो ये बात का भी ध्यान रखना आपको, खास तौर पर आपको जो भी अखबारों में या जो भी करंट अफेयर से संबंधित आपको नॉलेज मिलता है उसको भी अचीव करना है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में, आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले, ये जो विषय है समवर्ती सूची का है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और संचार परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची में। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विषय किस सूची में नहीं है, कौन सा विषय किस सूची में, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले राज्य सूची का विषय था। और जी वन है समवर्ती सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, उप स्वास्थ्य राज्य सूची में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषय 10वीं अनुसूची है, जो दल बदल विरोधी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 में जोड़ी गई। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है, तो 7वीं अनुसूची बैंकिंग सेवा और जनसंख्या का उल्लेख है, जनगणना। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, रक्षा, विदेशी मामले व रेलवे, ये वन सूची, ये जो सूची है वो संघ सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेखित है रेलवे पुलिस का उल्लेख है। रेलवे पुलिस है जो जिसे आरपीएफ बोलते हैं, उसका वो राज्य सूची के अंदर आती है। पंचायती राज विषय राज्य सूची का है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की भाग 3 की सूची की 3 समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया वो समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए समवर्ती सूची में। 7वीं अनुसूची जो भी केंद्र संघ व राज्य में जो विषयों का बंटवारा उससे संबंधित है, और जो बाल विवाह, विच्छेद और गोद लेना है तीसरी सूची समवर्ती सूची से लिए गए। समवर्ती सूची में जो तीसरी सूची है उससे सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने में अधिकार सम्मिलित है, तो 7वीं अनुसूची के तहत सरकार शुल्क एवं कर लगा सकती है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय में आता है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, 7वीं अनुसूची, तो ये उससे संबंधित प्रश्न था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, इसमें याद रखना। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, एससी एसटी के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची की व्यवस्था की गई है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है, और पंचायत भारतीय संविधान के जो भाग है उसमें अनुसूची है, उसमें अनुसूची 11 में वर्णित है। संविधान की 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता है, प्रावधान भारत के अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 17 में ही है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 3 से 312 में है, जिसमें राज्य सरकार को स्पेशल पावर दिया गया है कि वो अखिल भारतीय पदों का सृजन कर सकती है। देखिए अगला है भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 39A सम्मान न्याय निःशुल्क अधिकार सत्ता विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक सहायता। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे है, ये और देख लेते हैं पन्ना, बाद में वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका के बारे में, 5 में नागरिकता के बारे में, 352 में आकस्मिक प्रावधान के बारे में, 245 में विधायी शक्तियों वितरण के बारे में,
अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 36 नीति निर्देश तत्व, 76 प्रतिशत, 368 शोधन प्रक्रिया। तो ये मिलान करने से संबंधित प्रश्न नॉर्मल से प्रश्न है, कोई खास नहीं है। तो आप लगातार जीके विद कैलाश पूनिया चैनल देखते रहिए और अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। नमस्कार।